हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। अगर आप सोच रहे हो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए और नीट यूजी की काउंसलिंग जो है आपने पहले भी पार्टिसिपेट कर रखा है, ठीक है, तो हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि जो स्टे वैकेंसी राउंड होगा, तो स्टे वैकेंसी राउंड में जो है कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसकी एलिजिबिलिटी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये उसका ऑफिशियल जो नीट यूजी 2021 का जो काउंसलिंग बुलेटिन था, तो उसी का ये एक पेज है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है एफएक्यू सेक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 कि हु आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एम्स जिपमर एंड नर्सिंग। ठीक है, तो यहां पर देखो लिखा है कि ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए किसी भी काउंसलिंग में। ऐसा नहीं है कि आपने नीट का एग्जाम दिया और फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड आपने किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करा और आप ये सोच रहे हो कि मैं स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर लूंगा। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहली चीज लिखी है कि ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जिसने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन अपना कर रखा है ऑलरेडी, सिर्फ वही एलिजिबल है। लेकिन एक्सेप्ट 3 कैटेगरीज, इन 3 कैटेगरीज के अलावा जो बच जाएंगे वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, कौन कौन है? पहला तो ये है कि कैंडिडेट्स हु ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एम्स जिपमर नर्सिंग। ठीक है, मतलब राउंड 2 में अगर किसी कैंडिडेट को सीट मिली थी और उसने जो है कॉलेज को ज्वाइन कर लिया है, वहां पर एडमिशन ले लिया है, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। दूसरी चीज है, कैंडिडेट्स अलॉटेड अ सीट इन मॉपअप राउंड ऑफ एमसीसी एंड नॉट रिपोर्टेड। मतलब किसी भी कैंडिडेट को अगर मॉपअप राउंड में सीट मिली है और उसने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, तो वो कैंडिडेट भी एलिजिबल नहीं है। तीसरी कंडीशन है, कैंडिडेट ज्वाइंड अ सीट इन मॉपअप राउंड ऑफ एमसीसी। मतलब कि मॉपअप राउंड में आपको सीट मिली और आपने एडमिशन नहीं लिया, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, मतलब कैंडिडेट मतलब जिसने मॉपअप राउंड में एडमिशन ले लिया है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो यानी कि मॉपअप राउंड में आपको सीट मिली, आपने रिपोर्टिंग करी या नहीं करी, दोनों ही केसेस में आप एलिजिबल नहीं हो। और तीसरा केस ये है कि राउंड 2 में आपको सीट मिली और आपने जो है कॉलेज या जो सीट है वो आपने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो इन 3 कैटेगरीज के अलावा जो कोई भी बच जाता है, अगर आप इन तीनों केसेस के अंदर आते हो, इन तीनों केसेस के अंदर फॉल करते हो, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। और ये तीनों ही में से कोई भी कंडीशन अगर आपके ऊपर अप्लाई होती है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। लेकिन इन तीनों कैटेगरी से अगर आप बाहर हो, तभी आप उस केस में स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एमसीसी की वेबसाइट पर अपलोड होगी कि सीट्स वगैरह कितनी बची हैं, क्योंकि जो स्टेट की सीट्स हैं उसकी जो सीट मैट्रिक्स वगैरह है वो एमसीसी ही रिलीज करेगा, क्योंकि एमसीसी जो है वो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के पास राइट है इस बात का कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो अपनी स्टे वैकेंसी राउंड है वो खुद से ऑर्गेनाइज करवाएंगे। ठीक है, बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज मतलब जो स्टेट कॉलेजेस वगैरह हैं, वहां की जो सीटें वगैरह हैं, वो सब का कंट्रोल एमसीसी के पास है। क्लियर हो गया? और कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये चीज मैं आपको बता दूं। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना ही चॉइसेस जो है फ्रेश चॉइसेस कोई फिल करी जाएंगे। जो आपका मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन था, जो आपकी मॉपअप राउंड में चॉइसेस थी, उसी के बेसिस पर जो है आपकी प्रायोरिटी उसमें रखी जाएगी। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।